अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हसन राजा और आप लोग देख रहे हैं व्यू स्टडी विद हसन। आज हम बात कर रहे हैं CS 201 के मिड टर्म प्रिपरेशन के बारे में और ये तमाम वीडियोस में तमाम कंसेप्ट्स को हमने थोरोली डिस्कस किया है। तो हम चलते हैं टुवर्ड्स द वीडियो। फर्स्ट वी हैव इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग क्या है? एक वे है राइटिंग प्रोग्राम्स इनटू अ लैंग्वेज। अच्छा, उसके बाद व्हाट इज़ अ प्रोग्राम। प्रोग्राम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं जिनको हम प्रोग्राम कहते हैं। उसके बाद आपके पास आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स। कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितने मेथड्स होते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग इज़ ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम कि प्रॉब्लम है क्या, फाइंडिंग द सोल्यूशन कि हम इसको कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको कहते हैं सोल्यूशन। एंड थर्डली एंड लास्टली डिफाइन सोल्यूशन इन स्टेप्स। उसके बाद अपने सोल्यूशन को हम एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टेप्स में बयान कर देते हैं, दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स। उसके बाद हम कहते हैं व्हाट इज़ एन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम वही है, इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ पार्टिकुलर problem. So before programming या writing code, first of all you develop a problem solving technique and then you write an algorithm for the program, that how are you going to analyze the statement, how are you going to formulate the statement as well and evaluate. उसके बाद what is a programmer, who is a programmer. A programmer is a person who develops a program, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके कोड करके प्रोग्राम को डेवलप करता है. What is a flow chart? The flow chart, as a name suggests, a pictorial representation, means in a diagram you represent the algorithm, so that is flow chart. What are programming languages? So programming languages are basically those languages in which you write programs, and they are a set of certain words, symbols and functions in which you write the programs. Types of languages. कितनी types of languages हैं? As you all know, high level languages and low level languages. As you know, high level language is close to human language and low level language is close to machine language. नाउ दीज वर द क्वेश्चंस जो कि शॉर्ट में मोस्टली पूछे जाते हैं और बेसिक MCQs में पूछे जाते हैं इस लेक्चर के अकॉर्डिंग। इसके बाद अगर हम लॉन्ग्स की बात करें तो उसमें आपके पास है व्हाट स्किल्स आर रिक्वायर्ड। प्रोग्रामिंग के लिए आपको किन स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है? तो पेइंग अटेंशन टू डिटेल्स, पहले आप स्टेटमेंट को अटेंशन से एनालाइज करते हैं। थिंक अबाउट रीयूजेबिलिटी एंड यूज़र इंटरफेस। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ रीयूजेबिलिटी। इफ़ यू आर डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट तो वो प्रोजेक्ट सिर्फ अभी इस टाइम पे नहीं चलना चाहिए, बल्कि आगे भी उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग में इस तरह होना चाहिए कि वो आगे रीयूज़ हो सके। यूज़र इंटरफेस ये है कि मेरे पास एक सर्टेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, उसका एक अपना इंटरफेस होता है, अपना सिंटेक्स होता है, मैं उसके अकॉर्डिंगली इस प्रोग्राम को कोड करूँगा। कमेंट द कोड लिबरली, अगर सही यूज़र होता है उसके लिए उसमें चेंजेस करना बहुत ईजी हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोग्राम डिज़ाइन रेसिपी की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या एनालाइज द Now we स्टेटमेंट, have स्टेटमेंट topic को history पढ़ना, of C++. एक्सप्रेस इट्स एसेंस के वो किस टाइप की है, फॉर्मुलेटिंग स्टेटमेंट्स के वो किस तरह से सॉल्व होगी, उसका क्या फॉर्मूला होगा उसको सॉल्व करने का, देन इवेल्युएटिंग, तो आप कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, एंड देन पेइंग अटेंशन टू डिटेल्स। What is history of C++? तो हम जो लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है C++. C++ से पहले हमारे पास लैंग्वेज होती थी C, और C से पहले हमारे पास लैंग्वेज होती थी B. तो उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोग्रामर्स की डिमांड्स जो हैं, प्रोग्रामर की नीड्स जो हैं वो बढ़ती गई, जिसकी वजह से नई नई लैंग्वेजेस जो हैं वो आती रहीं, और C++ उन्हीं एक लैंग्वेज में से है. तो C लैंग्वेज डेवलप कब हुई थी? लेट 60s, मतलब 68, 69, 1968, 69, और अर्ली 1970s, 1971, 1972. तो इट वॉज डेवलप्ड फ्रॉम 1969 to 1972. Then in 1983 the name of the language was changed from C with classes to C++. तो सबसे पहले जो लैंग्वेज आई थी दैट वाज B. देन B के बाद आपके पास उसमें एडवांसमेंट्स की गई, तो उस लैंग्वेज को नाम दे दिया गया C लैंग्वेज. C लैंग्वेज के आने के बाद प्रोग्रामर्स की नीड्स बढ़ी कि उनको क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के साथ एक लैंग्वेज चाहिए थी, जिसको आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहते हैं. तो उस लैंग्वेज की उनको नीड हुई, तो इस वजह से C में मुख्तसर और चेंजेस आए, जिसको उन्होंने नाम दिया C विद क्लासेस, जिसको फर्दर आगे नाम चेंज करके रख दिया गया C++, जो आप अभी पढ़ने वाले हैं. देन 1985 में C पब्लिश हुई, मतलब मार्केट में उसको वो ले आए. देन हमारे पास हम स्टडी करेंगे आज सॉफ्टवेयर्स के बारे में. What are softwares? Set of instructions that are given to a computer system. वो तमाम इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को दी जाती हैं ताकि वो कंप्यूटर को बताएं कि उसने क्या काम करना है. जैसे कि आपके पास अगर हम बात करें, आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका जो लैपटॉप है, इस पे आप विंडोज चला रहे हैं, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ अ सॉफ्टवेयर दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू. ठीक है. देन सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज क्या होती हैं, मतलब उसकी टाइप्स क्या होती हैं. तो सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स हैं आपके पास. एक है जी सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है?
सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू कंट्रोल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स। अब हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कैसे कंट्रोल करते हैं, जैसे कि मैं कीबोर्ड को यूज कर रहा हूं एंड आई टाइप दिस, तो जो वो आगे से रिस्पॉन्ड कर रहा है that is being controlled by the system software that controls the hardware components of the computer system। उन्होंने एग्जांपल में लिख दिया Windows, Linux, Unix, etc। देन इसी तरह हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एनी टाइप ऑफ प्रोग्राम और अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम दैट इज डिजाइन फॉर द एंड यूजर। एंड यूजर कौन है? मैं हूं, आप हैं, जो कि यूज करने वाले, जो कि यूजर हैं, जो कि यूज करते हैं इन मशीन्स को, इन सॉफ्टवेयर को। और प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स का मतलब क्या है? कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो वर्ड पैड में यूज कर रहा हूं दैट इज आल्सो एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर मैं कोई भी गेम ओपन करता हूं दैट इज आल्सो एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि अगर एमएस वर्ड की बात करें, एमएस एक्सेल है, जो भी किसी भी तरह का भी कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐप है आपके पास, उसको आप कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देन हम आते हैं नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पे जो कि इस लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस हो रहा है, वो ये है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर C++। हैं डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर C++ की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट पहला क्या है? एडिटर। एडिटर क्या होता है? अगर मैं नीचे से ओपन करूं, मैंने ये एडिटर डाउनलोड किया हुआ है, दैट इज डेव C++। ये भी एक सॉर्ट ऑफ एडिटर है जिसमें आप कोड राइट कर सकते हो और एडिट कर सकते हो। देन सेकेंडली आपके पास उसने क्या दिया हुआ है आपको? एडिटर के बाद आपके पास है कंपाइलर। अब देखिए मैंने कोड लिख दिया, इधर मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया हुआ एक बेसिक हेलो वर्ल्ड का, मैंने ये कोड लिख दिया यहाँ पर। अब ये कोड का कंप्यूटर को कैसे पता कि ये कोड क्या कर रहा है? तो क्योंकि कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता, तो अब कंप्यूटर को एक ट्रांसलेटर चाहिए जो इस कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको देगा। फिर जब कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा तो वो कोड जो है वो उसको दोबारा मशीन लैंग्वेज से ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट देगा। तो उनके दरमियान और हमारे दरमियान जो ट्रांसलेटर है उसको हम कहते हैं कंपाइलर। अब यहां पर अगर इस कोड को कंपाइल करना है तो आप अभी फिलहाल जितने भी आपके पास कंपाइलर्स हैं वो एक ही टाइप पे आप रन करते हैं, वो कंपाइल भी कर लेते हैं, रन भी कर लेते हैं, पहले ट्रांसलेट बाद में। तो फिलहाल डेव C++ में आपके पास F9 की को अगर मैं दबाता हूं तो देखिए ऊपर मेरे पास ऑप्शन लिखा हुआ आ गया कंपाइलिंग। अब ये कंपाइल हो चुका है, ट्रांसलेट हो चुका है, कंप्यूटर तक पहुंच चुका है। अब मैंने क्या करना है, वापस वर्ड पे चलते हैं। तो देखें कंपाइलर के बाद आपके पास है डीबगर। अगर उसमें कोई भी एरर होगा तो उसके लिए डीबगर यूज होगा। देन आपके पास लिंकर आ जाता है। व्हाट इज अ लिंकर? तो देखिए मैंने ऊपर अगर एक ये फाइल लिखी है, मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैंने यहां पर जो ये हेडर फाइल लिखी है #include iostream। iostream का मतलब है जितने भी इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं वो सारे इसमें स्टोर है। देन आप क्या करेंगे, उसको रन करेंगे। दैट इज द वर्क ऑफ द लोडर। लोडर क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल रन करवा देगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर रन करूं, यहाँ पर आपको रन कैसे करेंगे, इसको F10 दबाएंगे। तो F10 दबाएंगे तो देखिए मैंने आउटपुट आ गई मेरी हेलो वर्ल्ड। तो दैट इज द मोस्ट बेसिक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर C++। हम कवर करेंगे फर्स्ट सी प्रोग्राम। अब ये वाहिद बुक है जिसमें आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड। आपको अब सीखने की ज़रूरत है इस लैंग्वेज को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीधा कंपाइलर एडिटर पर चलते हैं जो कि है डेव C++। जब आपका प्रोग्राम शुरू होता है तो जो फर्स्ट लाइन जो मैं लिख रहा हूँ दैट इज़ आपकी हेडर फाइल, जिसको आप कहते होते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। इनको क्या कहते हैं हम? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, या इनको हम हेडर फाइल्स भी कहते होते हैं। देन हम राइट करते हैं यूजिंग नेम स्पेस std एंड इंट मेन। अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने प्रोग्राम को जब शुरू किया है तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास क्या आता है, हेडर फाइल। हेडर फाइल वो तमाम इंस्ट्रक्शंस कंटेन करता है, वो तमाम चीज़ें कंटेन करता है जो प्रोग्राम चलाने के लिए मेरे पास ज़रूरी हैं, वो फाइल्स वगैरह। तो ये प्री प्रोसेसर नाम रखने का मतलब ये है कि ये पहले से प्रोसेसर को जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि उसने इस कोड को लिबरली कैसे प्रोसेस करना है, तो दोज इंस्ट्रक्शंस दोज फाइल्स आर इन द हेडर फाइल। देन हमारे पास मेन फंक्शन आता है। मेन फंक्शन के अंदर वो आप तमाम कोड राइट करते हो जो आपने एग्जीक्यूट करवाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट सी आउट हेलो वर्ल्ड। तो ये है आपका फर्स्ट सी प्रोग्राम जिसमें आपने बेसिक सा एक प्रोग्राम राइट कर लिया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। ये जो है मेन फंक्शन जो है आपका कहलाता है मेन
फंक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं राइट में जो ये चीज़ लिख रहा हूँ, जिनको मैं कमेंट्स कह रहा हूँ, ये मेरे कोड में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कमेंट्स को लिखते कैसे हो, ये जो मैंने 2 स्लैश ब्रैकेट्स डाली हैं, ये कमेंट लिखने के लिए ज़रूरी हैं। जब मैं ये डाल दूंगा इनके आगे, मैं जो भी चीज़ लिखूंगा वो कंप्यूटर प्रोसेस नहीं करेगा, उसका कंप्यूटर से लेना देना नहीं है। वो सिर्फ उस बंदे के लिए है जिसको मैं ये कोड प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसको सारा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको यहाँ पर देख कर समझ आ जाएगी कि मैंने यूज़र ने जो इसने राइट किया प्रोग्राम, उसको क्या मेंशन किया है। तो इसका प्रोग्रामिंग से लेना देना कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए है। तो ये आप कमेंट्स भी डाल सकते हैं साथ। मेन फंक्शन आ गया, और ये क्या है आपका सी आउट फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सी आउट? सी आउट इज बेसिकली आउटपुट फंक्शन। ये आउटपुट फंक्शन कहलाता है आपका, जिसका मकसद है कि कोई भी चीज़ आपने स्क्रीन पे डिस्प्ले करनी है तो आप सी आउट के आगे लिखते हैं। सी आउट के आगे आपके ये 2 लेस देन होना ज़रूरी है, ये सिंटेक्स में है। और उसके बाद आपने जो भी चीज़ लिखनी है आप उसको डबल कोटेशंस के अंदर लिख देते हैं, वैसे का वैसा, जो कि स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो हम इसको रन करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपने क्या करना है, F9 प्रेस करना है, तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, सेव एंड कंपाइल। तो मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेता हूँ फर्स्ट सी प्रोग्राम के नेम से। इसको सेव कर लिया हमने। अब ये कंपाइल हो चुका है। F9 से कंपाइल करने के बाद आप F10 प्रेस करेंगे तो ये प्रोग्राम जो है आपका वो हो जाएगा लोड एंड रन। अब हम चेक करते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। तो हम F10 को प्रेस करेंगे और हमारी आउटपुट आ गई हेलो। अच्छा, तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने उसके साथ कोई और चीज़ नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करनी है, तो उसमें या स्पेस डालनी है बीच में, तो उसमें प्रॉब्लम ये आएगा कि जब भी मैं कोई नेक्स्ट चीज़ प्रिंट करता हूँ, जैसे कि मैंने राइट कर दिया सी आउट स्टडीज़, और इसको मैं रन करवाता हूँ, तो रन करवाऊंगा तो आप देख सकते हैं ना उसके दरमियान कोई ग्रैप है और ना ही वो नई लाइन से स्टार्ट हुआ है। तो इस चीज़ को कंप्यूटर रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। वो चीज़ आपने कंप्यूटर को बतानी है कि उसके दरमियान आपको गैप चाहिए है। तो अगर आपको गैप चाहिए, नेक्स्ट लाइन पर आपने जाना है, तो आप हेलो वर्ल्ड के बाद यहाँ पर ना 2 लेस देन के बाद आप लगा सकते हैं एंड एल। ये एंड एल फंक्शन क्या करता है कि लाइन को एंड कर देता है। एंड एल से क्या रिप्रेजेंट होता है, एंड लाइन, और ये एंड लाइन कर देगा। और उसके बाद जब भी आप कोई चीज़ प्रिंट करते हैं तो वो नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट होगी। अगर इसको हम दोबारा रन करें, फर्स्ट ऑफ ऑल F9 से हम इसको कंपाइल करेंगे, ऊपर कंपाइलिंग का ऑप्शन आ गया। जब वो कंपाइल कर देगा देन हम उसको रन करेंगे। भाई ये कंपाइल कर चुका है उसको, तो हम इसको रन कर देते हैं। F10 से हम इसको रन करेंगे और ये प्रोग्राम जो है हमारा वो एग्जीक्यूट। नाउ वी विल डिस्कस कंडीशनल स्टेटमेंट्स। और ये प्रोग्राम की आउटपुट हमारे सामने आ गई है, जिसमें हमारे पास हेलो वर्ल्ड ऊपर लिखा रहा है, उसके बाद एंड ऑफ लाइन के बाद स्टडीज नीचे आ गया। तो फिलहाल इसमें आपने फर्स्ट सी प्रोग्राम में सिर्फ यही देखना था, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। देन आपने इसमें ऑपरेटर्स को डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ऑपरेटर्स डिस्कस करवाऊंगा। रीज़न ये है कि जितनी भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स आप यूज़ करते हैं उसमें आपने तमाम टाइप ऑफ ऑपरेटर्स को यूज़ करना है, तो बच्चे इसमें परेशान होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपने कंपाइलर पर चलते हैं और कंपाइलर पर चल के हम लोग ऑपरेटर्स को सॉल्व देखते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटर्स की कितनी टाइप्स हैं आपके पास? एक होते हैं जी आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिनको पहले डिस्कस कर चुके हैं वैसे, लेकिन मैं दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से। वो होते हैं आपके प्लस, फिर आता है आपका माइनस, फिर आता है आपका मल्टीप्लाई एस्टेरिक जिसको आप कहते हैं कंप्यूटर में, देन आता है आपका डिवाइड, देन आता है आपका मॉड्यूलस। ये तमाम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। देन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बाद आपके होते हैं रिलेशनल, या जिनको आप कहते होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? होता है जी आपके पास इक्वल टू, एक होता है आपके पास नॉट इक्वल टू, एक होता है आपके पास लेस देन इक्वल टू, एक होता है आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू, एक होता है लेस देन, और एक होता है ग्रेटर देन। ये तमाम रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। कितने होते हैं? 6। अरिथमेटिक कितने ऑपरेटर्स होते हैं? 5। रिलेशनल ऑपरेटर्स के बाद आपके पास आते होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो मेनली आपने इस लेक्चर में डिस्कस करने थे। कौन कौन से हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में आते हैं आपके पास एंड, उसके बाद आपके पास आता है और, उसके बाद आपके पास आता है नॉट। तो देखें, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि नॉट जो है वो किससे रिप्रेजेंट होता है। नॉट रिप्रेजेंट होता है आपके इस एक्सक्लेमेशन साइन से। देन आपका जो और है वो किससे रिप्रेजेंट होता है, और आपका इससे रिप्रेजेंट होता है डबल लाइन से। देन आपका एंड है, एंड रिप्रेजेंट होता है आपके 2 एम्परसेंट साइन से। एम्परसेंट साइन जो है आपका शिफ्ट और 7 प्रेस करने से आ जाएगा। एंड जो है वो आपका रिप्रेजेंट होता है डबल एम्परसेंट साइन से, जो कि आपके पास शिफ्ट और 7 प्रेस करेंगे तो वो आ जाएगा साइन। अच्छा, ऑपरेटर्स को डिस्कस करने के बाद हमने डिस्कस करना है व्हाट आर कंडीशनल ऑपरेटर्स। तो
आप कहते हैं जी कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपकी हैं जैसे कि एक है इफ़ के साथ एक और होती है इफ़ एल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले इफ़ को डिस्कस करते हैं। मैं कहता हूँ कि कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करूँगा मैं। अब कंपैरिजन ऑपरेटर कौन से हैं, ये लेस दैन, इक्वल टू, ग्रेटर दैन। मैं कहता हूँ ए जो है वो ग्रेटर दैन बी है। अगर ये ट्रू होगा तो इसके इफ़ स्टेटमेंट के अंदर बॉडी में जो भी चीज़ आ रही है वो क्या हो जाएगी, वो परफॉर्म एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर ये फॉल्स होगा तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। जैसे कि मैं कहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस प्रोग्राम में इनपुट ले लेता हूँ, एक इंट है और ए है और एक बी है। अब ए और बी की वैल्यूज़ आप यूज़र से लेना चाहते हो तो आपको मैंने क्या सिखाया था पिछली बारी, सी इन को यूज़ करोगे ग्रेटर देन ए में वैल्यू स्टोर करवाओगे, फिर सी इन ग्रेटर देन बी में वैल्यू स्टोर करवाओगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने इनपुट करवानी है आपने ऊपर एक आउटपुट कमांड देनी है कि यूज़र को पता लगे उसने क्या एंटर करना है। तो एंटर एनी नंबर इन ए, फिर सेम नीचे जो है आपने क्या लिखना है, सी आउट एंटर एनी नंबर इन बी। अब आपने इन सारी स्टेटमेंट्स को किससे टर्मिनेट करना है, एक सेमी कॉलन से टर्मिनेट करना होता है। देन आपने क्या करना है, इनपुट जब आपने ले ली तो आपकी ये कंडीशन चेक करेगा कि ये ट्रू है, ये फॉल्स है। इस कंडीशन के अंदर जो भी आ रहा होगा वो उसको प्रिंट करेगा अगर ये ट्रू हुई तो। अगर वो नहीं ट्रू होगी तो फिर आगे चला जाएगा, प्रोग्राम खत्म कर देगा। सी आउट क्या आना चाहिए, ए ग्रेटर देन बी। आपने लिख दिया ए इज़ ग्रेटर देन बी अगर ये ट्रू हुई तो, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक हो गया, और ये हो गया आपका प्रोग्राम ख़त्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे, आपने किया F9 से हम क्या करते होते हैं, कंपाइल। और कंपाइल करने के बाद हम जब इसको F10 से रन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पूछ रहा है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, मैं इसको आउटपुट को छोटा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को मैं कोड दिखा सकूँ और उसके मुताबिक आउटपुट कैलकुलेट करा सकूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखा सी आउट एंटर एनी नंबर। उसको पूछ रहा है कि इस ए में आपने क्या नंबर स्टोर करना है जो ए में इनपुट हो रहा है। मैं कहता हूँ ए में एंटर कर दो 10, एंटर दबा दिया। अब वो पूछ रहा है, देखो मैंने क्या लिखा है, एंटर एनी नंबर इन बी। बी में क्या आना चाहिए, बी में मैं कोई भी एंटर पुट करता हूँ 20। अब देखें आपने ये बात नोटिस की कि मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। क्या ए ग्रेटर देन बी है, नहीं, ए जो है वो लेस है, बी ग्रेटर है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर आपके पास ए जो है वो ग्रेटर देन बी होगा तो इस बॉडी के अंदर, इफ़ की बॉडी के अंदर जो भी चीज़ आ रही है वो एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं होगा तो कुछ भी परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसको कुछ बताया ही नहीं इसके बाद। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, इफ़ एल्स। देखिए मैं यहाँ पे राइट भी करता हूँ। एक होता है सिंपल इफ़ जिसका कोई सादा काम नहीं होता, एक होता है इफ़ एल्स। अब इफ़ एल्स जो है वो काम आ जाता है इस तरह से कि अगर ये परफॉर्म ना हो रहा हो तो ये कर दो, मतलब अगर ये ट्रू है तो ये कर दो, फॉल्स है तो ये कर दो। ये काम ज़रूरी है, अदरवाइज देखो आपको कोई आउटपुट नहीं है, आपको समझ नहीं आया, आपने कहा कोई एरर आ गया। अब इसको मैं दोबारा रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अगर ए ग्रेटर देन बी हो गया तो क्या आउटपुट आएगी। जैसे अगर ए 20 है और बी 10 है, अब ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा तो वहाँ पे क्या कह रहा है, ए इज़ ग्रेटर देन बी। क्या हुआ, दरअसल ये जो बॉडी है अंदर की इसकी ये एग्जीक्यूट होगी, जो मैंने उसको बताया था कि अगर ए ग्रेटर देन बी हुआ तो तुमने ये लिख देना है, उसने लिख दिया। देन मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास एक और ऑप्शन हो कि अगर ये फॉल्स हो पावर स्टेटमेंट, तो ये कुछ भी ना करने की बजाय कोई और काम जो मैं इसको नीचे ब्रैकेट में दे दूँ वो कर दे। वो क्या करेगा, मैं एल्स लिखूंगा, अगर ये ट्रू होगी तो वो ये बॉडी एग्जीक्यूट करेगा इफ़ की, और अगर वो फॉल्स होगी तो वो इस बॉडी पे आ जाएगा। इसलिए इफ एल्स यूज होता है। तो मैं कहता हूँ वो क्या लिख दे, सी आउट। अगर वो ट्रू होगा तो इसका मतलब ए ग्रेटर देन बी है, अगर वो फॉल्स होगा तो मैं लिख देता हूँ बी या ए इज लेस देन बी। ठीक हो गया। अब हम इसको जब रन करेंगे F9 प्रेस करते हैं, सॉरी हमने अपनी स्टेटमेंट्स को सेमीकोलन से एग्जीक्यूट नहीं करवाया। अच्छा, अब हम इसको रन करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, F9 प्रेस करेंगे कंपाइल करने के लिए और F10 प्रेस करते हैं तो ये हमारी आउटपुट स्क्रीन आ गई। नंबर मांग रहा है ए में, अब ए को छोटा रख लेते हैं, A1 है, B20 है, अब ए छोटा है। तो पहले आपने देखा था कुछ भी एग्जीक्यूट आ गए, उसके बाद आगे आउटपुट नहीं आई थी। अब हमने जब एल्स डाल दी है तो देखिए जब फॉल्स हुई तो उसने एल्स के नीचे वाला प्रिंट कर दिया, वो क्या है, ए इज़ लेस देन बी। और अगर वो ग्रेटर होगी, अब मैं आपको दोबारा चेक करवाता हूँ, जब वो ग्रेटर होगी तो वो क्या होगा, ये लिखा हुआ आ जाएगा ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब चूँकि शुरुआत में कंडीशनल ऑपरेशंस जो है बंदे को थोड़े से मुश्किल लगते हैं, लेकिन जैसे आहिस्ता आहिस्ता आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, मैं एग्जांपल ये देता हूँ, रिलेशनल ऑपरेटर कौन सा यूज़ करें, हम यूज़ कर लेते हैं अपना लेस देन और इक्वल टू या नॉट इक्वल टू यूज़ कर लेते हैं। चलो नॉट इक्वल टू को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अब मैं जाता हूँ नीचे इफ़ में। अब आप देख सकते हैं एक और प्रोग्राम जैसे मैंने राइट कर दिया है, मैंने इसमें रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ किया है नॉट इक्वल टू। तो जब रिलेशनल ऑपरेटर नॉट इक्वल टू में यूज़ करूँगा तो नॉट इक्वल टू मतलब है ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। अगर ये ए बी के इक्वल नहीं है तो ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, जो कि क्या है,
ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। और अगर वो फॉल्स होगा तो ये एल्स पे चला जाएगा, और एल्स की क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ए इज इक्वल टू बी। तो हम इसको रन करके एक बार देखते हैं। मैं सबसे पहले F9 प्रेस करता हूँ, इसको कंपाइल करता हूँ। कंपाइलिंग का ऑप्शन ऊपर आ गया, कंपाइल कर दिया उसने। अब हम F10 प्रेस करेंगे, पहले वो इनपुट मांग रहा है तो A 10 दे देते हैं और B को भी क्या दे देते हैं 10। इसका मतलब वो दोनों सेम हो जाएंगे, तो वो आउटपुट देगा A एंड B इज इक्वल। अगर मैं उनको डिफरेंट देता हूँ, ये भी आपको ट्राई करवाता हूँ। F10 प्रेस करते हैं हम Now we'll दोबारा, discuss loops. और आपने यहाँ पे पुट कर दिया 1, यहाँ पे पुट कर दिया 2। अभी दोनों इक्वल नहीं है तो A इज नॉट इक्वल टू B। तो ये तमाम कंपैरिजन ऑपरेटर्स और कंडीशनल मेकिंग ऑपरेटर्स आप यूज़ कर सकते हैं और इजीली अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स, लूप्स को। तो लूप्स कितनी टाइप के आपके पास होते हैं? लूप्स है आपके पास 3 टाइप्स के। कौन कौन सी टाइप्स हैं हम लूप्स की डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे उसकी टाइप वाइल को। अब वाइल में आपने सबसे पहले क्या करना है, वैल्यू को इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है कि वैल्यू असाइन करनी है। मैं कहता हूँ एक वेरिएबल है i, उसको मैंने ले लिया, उसकी वैल्यू कितनी है 1, ये मैंने कर दी इनिशियलाइजेशन। इसको हम क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन। देन इनिशियलाइजेशन के बाद आपने क्या करना है, कंडीशन लगानी है। वो किसके आगे लगानी है, वाइल के। आपने कहा वाइल यूज कर रहे हो, वाइल के आगे आपने ब्रैकेट में कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या है, मैं चाहता हूं कि जब तक i 10 ना हो जाए, मतलब i इज लेस देन इक्वल टू 10, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी वाइल की बॉडी के अंदर आके जो भी मैं लिख रहा हूं उसको एग्जीक्यूट करो। तो मैं चाहता हूं कि वो वी यू स्टडी विद हसन जो है इसको प्रिंट करते जब तक i जो है 1 से 10 नहीं हो जाता, मतलब जब तक ये स्टेटमेंट ट्रू रहती है। अब अगर i को 10 होना है तो मैं यहाँ पर एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करूंगा। ये चीज आपने पहले नहीं पढ़ी बट अब आप पढ़ने वाले हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, आपने वाइल के आगे कंडीशन लगाई, जो भी कंडीशन आपने यूज करनी थी वो आपने लगा दी यहाँ पर। देन उसके आगे कोई सेमीकोलन नहीं आएगा, उसकी बॉडी आएगी, बॉडी के अंदर आप सेमीकोलन डालेंगे, जैसे मैंने ये डाल दिया। अच्छा, तो आपने वाइल के अंदर कंडीशन लगा दी। जब आपने बताया कि यहाँ पे जब तक ये ट्रू रहेगा तब तक ये जो इसकी बॉडी के अंदर आ रहा है ये एग्जीक्यूट होता रहेगा रिपीटेडली। तो मैंने कहा अगर ये रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता रहे, मैंने यहाँ पे एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना है जो कि i की वैल्यू को चेंज करेगा, i प्लस प्लस, इसको क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर का क्या काम है कि वो वेरिएबल की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा, इंक्रीज कर देगा। अब कैसे करेगा, अगर मैंने i प्लस प्लस लगाया मतलब i की वैल्यू में +1, जितनी दफा भी ये आपके पास कोड एग्जीक्यूट होगा, मतलब जब तक वाइल ट्रू रहेगा, कब तक ट्रू रहेगा आप अंदाजा लगाओ। i में है 1, i में 1 है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, ये क्या है ट्रू। ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट एक दफा प्रिंट हो जाएगी और i की वैल्यू प्लस प्लस से क्या हो जाएगी, i प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 2। अब यहाँ पर क्या आ गया 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, फिर ट्रू है, फिर दोबारा एग्जीक्यूट, फिर 3, फिर 4। इसी तरह जब तक वो 10 के इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक ये ट्रू होता रहेगा और एग्जीक्यूट होता रहेगा। मतलब है कि ये सी आउट स्टडी विद हसन जो लिखा हुआ है ये आपके पास तकरीबन 10 टाइम्स प्रिंट होगा। और अब मुझे इसको 10 टाइम लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, तो मेरा टाइम सेविंग टेक्निक है जिनको आप लूप्स यूज करते हैं जिसकी वजह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको रन करके देखते हैं ताकि हमारी आउटपुट क्लियर हो। F9 से हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। F9 से कंपाइल करने के बाद तो आप लोग देख सकते हैं हमारी आउटपुट आ गई है 10 टाइम्स वी यू स्टडी विद हसन। तो ये लूप्स का काम है कि आपका टाइम सेविंग प्रोसेस है। आपने एक चीज़ को 10 टाइम्स प्रिंट करना है तो आपको वेट नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्टली इसको एग्जीक्यूट करते हैं और आपकी वही चीज़ 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स प्रिंट हो जाएगी विदाउट योर टाइम। तो अब आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ पे इसको 100 टाइम भी प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वाइल i इज लेस देन इक्वल टू 100 कर दूंगा तो ये 100 टाइम प्रिंट हो जाएगा। आपको मजा आ गया। देन दूसरा टाइप ऑफ लूप क्या है आपके पास 4, तो हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इरेज कर लेते हैं। वाइल के बाद क्या है आपके पास 4, सब कुछ इरेज करने के बाद आपके पास 4 में क्या होता है, सबसे पहले आप 4 यूज करोगे। 4 के अंदर ही आपकी ये क्या आ जाएगी, इनिशियलाइजेशन, वाइल i इज इक्वल टू आपने 1 कर दिया। 4 के अंदर ही इनिशियलाइजेशन के बाद आप क्या डालते हो, कंडीशन। कंडीशन क्या डाली थी, i इज लेस देन इक्वल टू 10। इनिशियलाइजेशन के बाद क्या आ जाएगी, कंडीशन। कंडीशन के बाद फिर सेमीकोलन, और सेमीकोलन के बाद आप क्या डालोगे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, वो क्या i प्लस प्लस। तो 4 में ये चीज़ है कि कन्वीनियंस है, आप तीनों चीज़ों को साथ लिख देते हो। देन आपने कहाँ जाना है, बॉडी में। बॉडी में वो तमाम चीज़ें आनी है जो आपने एग्जीक्यूट करनी है 4 के यूज से। तो आपने क्या पिछली बार एग्जीक्यूट किया था, हम वही एग्जीक्यूट करते हैं, सी आउट वी यू स्टडी विद हसन। देन आपने एंड में एंड ऑफ लाइन यूज कर लिया। अच्छा, अब आप जब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए बहुत इजी और टाइम टेकिंग भी नहीं रहा। वाइल में आपको काफी टाइम लगाना पड़ता है बट 4 में आप पहले इनिशियलाइज करते हो। मैं यहाँ पे 4 का सिंटेक्स भी लिख देता हूँ। 4 में क्या करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आती है आपकी इनिशियलाइजेशन जिसमें आप वैल्यू देते हो वेरिएबल को। इनिशियलाइजेशन के बाद सेमीकोलन के बाद आपकी आती है कंडीशन, और कंडीशन के बाद सेमीकोलन के बाद आपकी आती है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। देन ये ब्रैकेट क्लोज होगी और उसकी बॉडी आ जाएगी। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एग्जीक्यूट करते हैं। F9 प्रेस करेंगे।
F9 प्रेस करने के बाद कंपाइल होगा, ये अभी कंपाइल हो रहा है। F10 प्रेस करेंगे तो ये देखें आपकी आउटपुट जो है वो आपके सामने आ गई है कि वो 10 टाइम्स प्रिंट हो गया है। तो वाइल के अलावा आप फोर को भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक और तरह का लूप होता है जिसको आप कहते होते हैं डू वाइल लूप। अब डू वाइल लूप जो है ना, वाइल और फोर तो आपने यूज़ कर लिया, डू वाइल लूप जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट। रीज़न ये है कि अगर फोर में आप अंदाजा लगाएं कि मेरे पास यहाँ पर i इक्वल्स टू 1 है और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ कि i इज लेस देन इक्वल टू 0, तो अब 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 है, नहीं है। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। अगर ये फॉल्स होगी तो ये मेरा लूप जो है वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, जारी बात है, कंडीशन खत्म हो जाएगी, मैंने और कुछ भी नहीं लिखा हुआ एंड कर देगा। मैं क्या करता हूँ, F9 प्रेस करता हूँ, इसको कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के बाद जब हम इसको रन करते हैं तो आप देख रहे हो कोई भी आउटपुट आपके सामने नहीं आ रही। ये क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आपके पास प्रोग्राम वैसे ही टर्मिनेट हो गया, उसमें कोई भी आउटपुट उसको नहीं मिली क्योंकि वो स्टेटमेंट ही फॉल्स थी। अगर ट्रू होती तो वो प्रिंट करता। लेकिन अगर आप डू वाइल यूज करते हो तो डू वाइल में बेशक आपके पास स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो, वो एक दफा उस टास्क को परफॉर्म करेगा। हम डू वाइल यूज करके देखते हैं। अब हम बात करेंगे डू वाइल लूप के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू वाइल लूप में आपने क्या करना होता है? इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे आप? इंट आई जो है वो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, जैसे हम पहले करते रहे। इनिशियलाइजेशन के बाद आपने क्या डालना है? बॉडी डालनी है। इसमें सबसे पहले इनिशियलाइजेशन के बाद क्या आती है? बॉडी आती है। जो आपकी कंडीशन आएगी वो वाइल आखिर में आएगा। बॉडी में आपने क्या लिखना होता है? वो तमाम चीज़ें जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं इस लूप के अंदर। क्या एग्जीक्यूट करना चाहते हैं? सी आउट लेस देन आप लिख देते हैं VU स्टेडी विद हसन। देन आप क्या करते हैं? इसको क्लोज कर देते हैं, इसकी बॉडी को क्लोज कर देते हैं और एंड पे आपने क्या डाली है? कंडीशन। तो कंडीशन आपकी वाइल के आगे आएगी, इसलिए इसका नाम डू वाइल है। क्या होगी? वाइल के आगे कंडीशन आएगी। कंडीशन क्या होगी आपकी? I इज लेस देन इक्वल टू 0। ये मैंने आपको क्यों एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ? ताकि आपको पता लगे कि आपकी बेशक डू वाइल में कंडीशन फॉल्स भी हो तब भी आपका एक दफ़ा आउटपुट आएगा, जबकि बाकी दोनों लूप में ऐसा नहीं होता। कंडीशन फॉल्स होगी तो आपकी कोई आउटपुट नहीं आएगी, यहाँ पर एक दफ़ा आएगी। क्यों? क्योंकि डू पहले है, पहले वो परफॉर्म कर देगा और बाद में जब वो देखेगा तो वो उसको पता लगेगा कि उसकी कंडीशन फॉल्स है, तो वो आगे उसको एग्जीक्यूट फर्दर नहीं करेगा। तो हम इसको चेक कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाइल करके। तो कंपाइल करेंगे तो F9 प्रेस करेंगे सबसे पहले। F9 प्रेस करने के बाद सबसे पहले आप F9 प्रेस करेंगे। F9 प्रेस करने के बाद आप F10 प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास आउटपुट आ गई है व्यू स्टेडी विद हसन 1 टाइम। हालांकि ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स थी, तब भी एग्जीक्यूट हो गया। रीज़न क्या है? डू वाइल यूज़ किया। डू पहले हो जाएगा, परफॉर्म पहले कर देगा, जब कंडीशन चेक करेगा तो वो टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। ये तमाम लूप्स थे जो हमने डिस्कस करने थे आज। देन इन तमाम लूप्स की डिस्कशन के बाद हमारे पास एक और डिस्कशन है जो हमने आज करनी है इस लेक्चर में। वो है हमारे पास इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप का मतलब है ना ख़त्म होने वाला लूप। अगर मैं 4 को यूज़ करता हूँ तो 4 में क्या करूँगा? I इज़ इक्वल टू 1। देन मैं क्या करूँगा? I इज़ ग्रेटर देन 0। जब तक I पॉजिटिव है तो वो इन्फिनिट I पॉजिटिव होगा, I प्लस प्लस। ये है इन्फिनिट लूप। इसमें आप जो भी चीज़ लिखोगे वो इन्फिनिट टाइम रिपीट होगी। सी आउट लेस देन मैं कर देता हूँ हाई, और हाई करने के बाद लेस देन हम हैंडल कर देते हैं इसको और क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद जब आप इसको F9 प्रेस करके रन करेंगे, जब आपने F10 प्रेस किया तो ये एज एन इन्फिनिट लूप रन कर रहा है। हाई जो है वो आपके पास कॉन्टिन्यूसली रिपीटेडली रिपीट होता जा रहा है, वो ख़त्म नहीं होगा। इसको कहते हैं हम इनफाइनाइट लूप। कोई भी चीज़ जब आपने इनफाइनाइट टाइम जो है वो उसको प्रिंट करना हो। तो आज के लेक्चर में हमने तीनों टाइप्स ऑफ लूप्स को डिस्कस किया, जिनमें कौन कौन से लूप्स हैं आपके पास? वाइल, डू वाइल और फोर। और उसके बाद हमने क्या किया? हमने इन्फिनिट लूप को डिस्कस किया, सैम्पल प्रोग्राम्स भी डिस्कस किए, जिसमें हमारे पास फोर, वाइल और डू वाइल को हमने डिस्कस किया है। ऑल हम बात करने वाले हैं सैम्पल प्रोग्राम लेक्चर नंबर 5 की, जो कि बेसिकली हमने लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस किया था इफ एल्स स्टेटमेंट्स को। उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन वी फाइंड वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। तो उसको डिटर्मिन करने के लिए छोटी सी कंडीशन है कि अगर आप किसी भी नंबर को 2 पे डिवाइड करते हो तो उसका रिमाइंडर जो है वो किसके इक्वल आता है? 0 के इक्वल आता है। तो ये आपने लॉजिक क्रिएट कर ली। अब इसी लॉजिक को यूज़ करके आपने बताना है कि नंबर इज इवन और वेदर इट इज़ ऑड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहते हैं इंट आई जो है हमारे पास वो ले लिया हमने। अब आपने कहा हम यूजर्स इनपुट कराना चाहते हैं कि नंबर कोई भी, तो आपने कहा सी आउट, यूज़र को बताया जाए कि उसने इनपुट करनी है एंटर ए नंबर। जब यूज़र को ये बता दिया देन यूज़र जो भी इनपुट करके एंटर दबाएगा वो सी इन कहाँ पे स्टोर होगा? आई में स्टोर हो जाएगा। देन आई में स्टोर होने के बाद आपने कंडीशन लगानी है। इफ़ क्या कंडीशन लगानी है जो मैंने बताई थी? आई को अगर आप डिवाइड करते हैं 2 से तो उसका रिमाइंडर जो है वो आना चाहिए इक्वल टू 0, तो वो इवन होगा। तो आपने कहा दी इफ़ में क्या लिख दोगे? सी आउट लेस देन इवन।
और अगर आपके पास ये ट्रू ना होगी तो क्या यूज़ होगा, एल्स यूज़ होगा। तो एल्स में आप क्या लिख दोगे कि सी आउट लेस देन फॉल्स की, अगर ये ट्रू नहीं है तो वेल्स पे आएगा और वो क्या होगा, ऑट, फॉल्स कह रहा हूँ, ऑट, और ख़त्म। ये आपका प्रोग्राम जो है ख़त्म हो गया। हम इसको रन करते हैं, F9 पे कंपाइल करेंगे तो हमारी आउटपुट आ गई है जैसे कि आप देख रहे हैं, एंटर ए नंबर। तो हम नंबर इनपुट करते हैं 2 जो कि एक इवन नंबर है, तो हम बता रहा है इट इज़ अ इवन नंबर। देन हम इसको ऑड के लिए भी चेक कर लेते हैं, दोबारा F10 प्रेस करते हैं, ऑड नंबर जैसे कि 3 है वो पुट करते हैं, एंटर दबाते हैं तो ये ऑड है। तो इस तरह से आप डिटर्मिन कर सकते हैं एक नंबर इवन है या ऑड है। देन हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पर आते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं लेक्चर नंबर 6 के प्रोग्राम पर, जो कि है हाउ टू फाइंड अ फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल की एक बेसिक सी लॉजिक है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। आप सीधा प्रोग्राम पर आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लूप यूज़ करना है, तो आप कहते हैं 4 के बाद आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखते होते थे, इनिशियलाइजेशन। मैं कहता हूँ इंट आई जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। देन आई की कंडीशन क्या लगाओगे, आई लेस देन इक्वल टू n। जब तक नंबर आपके पास जो भी आप नंबर फाइंड कर रहे हो जिसका फैक्टोरियल वो नहीं खत्म होता तो तब तक आपका लूप भी खत्म ना हो। देन आई प्लस प्लस, लूप के अंदर आपने क्या करना है, फैक्टोरियल जो मैंने ऊपर ये कंडीशन लगाई हुई है कि आपने ऊपर एक लिया होगा एंड में फैक्टोरियल लिया होगा, उसको वैल्यू दी होगी 1। अब आपने क्या करना है, उसको लूप की बॉडी के अंदर एग्जीक्यूट करवाना है कि फैक्टोरियल जो है इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करोगे आप आई से जब तक लूप खत्म नहीं होता। और ऊपर आपने एक नंबर ले लेना है जिसका आपने मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाया है, वो नंबर क्या है, इंट एन। एन लेने के बाद आपने इसमें वैल्यू स्टोर करवानी है, वो आप यूज़र से ले लेंगे कि किसका उसने फैक्टोरियल फाइंड करना है, सी इन ग्रेटर देन एन। अब यूज़र को कैसे पता कि ये इनपुट देनी है उसने, तो आप उसको एक कमांड दे देंगे कि सी आउट लेस देन एंटर ए नंबर हुज फैक्टोरियल यू वांट टू फाइंड। देन आपने सेमीकोलन लगा दिया। अब जब आप इसको रन करेंगे, Now we'll discuss F9 if प्रेस else करने के statement बाद and switch कंपाइल करने के बाद statements. इसको रन करेंगे तो आपके पास आउटपुट आ गई, एंटर नंबर हुज फैक्टोरियल यू वांट टू फाइंड। मैं फैक्टोरियल फाइंड करना चाहता हूँ 5 का, जो कि 120 होता है बेसिकली, तो आंसर आ गया 120। इसका मतलब है हमारा लॉजिक करेक्ट है। We are going to discuss if else if statement first of all. तो हम अपने कंपाइलर पर चलते हैं। if else if statement का यूज़ किस लिए है कि अगर मैं मल्टीपल लाइन कमेंट के अंदर इसका सिंटेक्स लिखूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट if एंड if के आगे कोई भी कंडीशन। तो आपको याद हो मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ाया है if else। तो जब मैं if else लिखता था तो मैं पहले if की बॉडी बनाता था, देन else अगर वो ट्रू ना हुई तो else के आगे वाली बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती थी, else की बॉडी बना देता था। अब मेरे पास if else if का यूज़ क्यों आया कि अगर मेरे पास if देयर इज़ मोर देन वन कंडीशन, मतलब है कि मेरे पास 2 to 3 या 3 ऑनवर्ड्स जितनी भी मेरे पास कंडीशंस हैं उनके लिए मैं कोई डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ तो मेरे पास नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, तो दैट इज़ इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट। अब मैं इसकी एक आपको बड़ी अच्छी सी एग्जांपल भी देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंटेक्स लिख लेते हैं, जैसे आप इफ़ एल्स लिखते थे, यहाँ पर एल्स के आगे आ जाएगा इफ़, और इफ़ के आगे अब आप दूसरी कंडीशन 2 लिख सकते हैं। देन जितनी भी कंडीशन हैं, देन अगेन एल्स इफ, देन योर राइट कंडीशन 3, देन सो ऑन अप टू n नंबर ऑफ टाइम्स आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, n नंबर ऑफ टाइम्स कंडीशन दे सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सो ऑन जाकर n पे आपने डालना है एल्स में आपने कोई भी बार। अब मैं आपको इसकी बड़ी ज़बरदस्त सी एक एग्जांपल भी देता हूँ जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये सिंटेक्स राइट कर दिया। अब इसी सिंटेक्स को हम फिल करते हैं, लाइन कमेंट को हटा देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ है कंडीशन हम लगाते हैं कि अगर मेरे पास एक बच्चे के मार्क्स हैं, हम ग्रेड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मार्क्स अगर मेरे पास ग्रेटर देन 85 हैं तो सी आउट क्या कर दे, सी आउट लेस देन ग्रेड जो है वो क्या आए बच्चे का, ए आए। देन हम इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ मार्क्स जो हैं अगर ग्रेटर हो जाएं आपके 85 के बाद 65 से तो वो ग्रेड कर दे आपका बी। देन अगर आपके मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर हो जाएं 55 से तो आपका ग्रेड कर दे सी। मार्क्स जो हैं आपके, जैसे मैं सो ऑन चला गया, ये चीज़ आपने प्रोग्रामिंग में नहीं लिखनी अप टू सो ऑन, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी थी, आपने इसको रेस कर दिया। एल्स का काम क्या है आप देखें, एल्स का काम ये है कि अगर ये सारी जो हैं आपके पास कंडीशंस ये ट्रू नहीं होती, इन केस तो ये ट्रू नहीं होती तो ये एल्स पे चला जाएगा। और एल्स पे आप कह देते हैं कि अगर 55 से ग्रेटर भी नहीं है तो क्या है, एफ, ग्रेड क्या आ जाएगा आपका, एफ। तो अब हम इसको कंपाइल करके भी देख लेते हैं कि ये कैसे रन करता है। तो कंपाइल करने के लिए आईओस्ट्रीम, देन यूजिंग नेम स्पेस std, देन इंट एन मेन फंक्शन के अंदर आप कोड राइट करते होते हैं यूजिंग दीज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स।
तो ये आपका मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ और एक एंडिंग ब्रेस लगा देनी है आपने। देन एंडिंग ब्रेस लगाने के बाद आपको पता है कि आपने एक मार्क्स नाम का वेरिएबल लिया है, तो वो क्या है, इंट मार्क्स। देन मार्क्स को आपने इनपुट करानी है सी इन ग्रेटर देन मार्क्स। अब आपको आइडिया है कि मार्क्स आपने इनपुट करना है बट यूज़र को नहीं है, तो उसको आपने डिस्प्ले कर देना है, कमांड दे देनी है कि एंटर ए नंबर, और बेसिकली यू कैन राइट एंटर योर मार्क्स। ये किसी स्टूडेंट के लिए एक सिस्टम बन गया है कि वो अपने मार्क्स एंटर करेगा, उसका ग्रेड उसको आइडिया हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ग्रेडिंग स्कीम आई हैव यूज्ड। तो आप क्या करेंगे, आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल F9 से आप कंपाइल करेंगे। तो ये आ गई हमारी आउटपुट, एंटर योर मार्क्स। कितने मार्क्स हो सकते हैं हमारे, आई से 86, तो वो ग्रेड शेकर है ए। क्यों, क्योंकि मैंने 86 85 से ग्रेटर मार्क्स पे ए ग्रेड रखा है। देन हम इसको दोबारा से कंपाइल करके देखते हैं कि अगर मैं 50 मार्क्स पुट करता हूँ और आई से 49, तो आप देखेंगे कि 55 से ऊपर नहीं है, तो वो क्या शो करेगा, एफ। अब वो क्या शो करे, एफ। तो ये प्रॉपर एक ग्रेडिंग सिस्टम बन गया है एक स्टूडेंट के लिए, जिससे वो अपना ग्रेड चेक कर सकते हैं कि कितने मार्क्स पर उसका क्या ग्रेड बन रहा है। तो ये इफ एल्स इफ का यूज़ इसलिए कि इफ़ यू हैव मल्टीपल कंडीशंस, अभी यहाँ पे मेरे पास 3 to 5 और कंडीशंस भी डाल सकता था, 85 के बाद 75, देन 65, देन 55, देन 50, देन 49। तो ये तमाम स्टेटमेंट्स जो हैं, तमाम कंडीशंस जो हैं, वो इफ एल्स इफ में यूज़ हो सकती हैं। देन आपके पास इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के बाद अल्टरनेटिव में एक और स्टेटमेंट आती है जिसको आप कहते हैं स्विच स्टेटमेंट। अब स्विच स्टेटमेंट का ना एक ड्रॉबैक है कि उसमें आप कंपैरिजन तो कर सकते हैं कि जो चीज़ों को आप कंपेयर तो कर सकते हैं, लेकिन आप रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैं कहता हूँ कि हम स्विच स्टेटमेंट को यहाँ पर यूज़ करते हैं कि अगर मैं ले लेता हूँ वही इंट मार्क्स, देन सी आउट एंटर योर मार्क्स, ये सारा कुछ एज इट इज़ रहने देते हैं। जो इफ एल्स इफ है इसकी जगह हम स्विच को यूज़ कर लेते हैं स्टेटमेंट को, इसको इरेज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्विच का सिंटेक्स क्या है, तो यू राइट स्विच। स्विच के बाद आपने अंदर मार्क्स लिख दिया, वही जो मार्क्स आपने ऊपर इनपुट करवाए वो इसके अंदर आ जाएंगे। देन स्विच की बॉडी में जाते हैं और आप राइट करते हैं केसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल केस 1 होगा आपका, केस कितने मार्क्स होने चाहिए बच्चे के ए ग्रेड के लिए, 85। तो केस अगर हमारे पास 85 बच्चे के मार्क्स आ जाते हैं तो क्या हो, सी आउट लेस देन ग्रेड कितना होगा, ए होगा। स्विच में आपने ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करना होता है। ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब ये कि अगर ये ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, और ब्रेक मतलब है कि कंट्रोल जो है वो बॉडी से बाहर ट्रांसफ़र हो जाए। इस चीज़ को मैं भी बड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बाकी केसेस को राइट कर लेते हैं, CASE। केस अगर हमारे पास मार्क्स हैं 65, तो आपके पास कॉलन के बाद क्या यूज़ हो, सी आउट लेस देन ग्रेड क्या है आपके पास, बी है। देन सेम वे आप राइट करते हैं अगेन केस अगर आपके पास मार्क्स जो हैं वो 55 हों, चलिए हम 50 राइट कर लेते हैं, 50 हों, तो आप क्या कहेंगे, सी आउट लेस देन ग्रेड जो है वो कितना है, सी है। और अगर इनमें से कोई भी केस जो है वो सही नहीं रहता तो आप यूज़ करेंगे डिफ़ॉल्ट। जैसे आपके पास इफ़ एल्स इफ़ में होता था एल्स, तो यहाँ पर क्या है, डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट के आगे भी आप कॉलन डालेंगे, क्या होगा, सी आउट लेस देन ग्रेड क्या हो जाएगा, एफ। अगर इन सारों में से कुछ भी नहीं है तो क्या है, एफ है। देन आप इसको क्लोज कर देते हैं। तो दिस इज़ हाउ यूल यूज़ द स्विच स्टेटमेंट। ब्रेक का काम क्या है, आपने हर स्टेटमेंट के बाद ब्रेक लिखना है इसमें, हर केस के बाद। रीज़न ये है कि ब्रेक क्या करेगा कि अगर इनमें से एक भी केस जो है वो ट्रू हो जाएगा तो ब्रेक नेक्स्ट केस पे नहीं जाने देगा, बल्कि बॉडी से बाहर मूव कर देगा। तो ये उसका काम है ब्रेक का। डिफ़ॉल्ट के नीचे आप ब्रेक नहीं लिखेंगे। देन आप क्या करते हैं, F9 प्रेस करते हैं। 10 से रन करने के बाद वो हमें मार्क्स पूछ रहा है। मैं कहता हूँ मार्क्स हैं हमारे लेस देन 50 कर लेते हैं, 10 और 49, तो ग्रेड क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। अब सेम वे हम इसको दोबारा से कंपाइल करते हैं और हम मार्क्स पुट करते हैं 75, तो हमारा ग्रेड आ गया बी। तो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ द स्विच स्टेटमेंट एज वेल। बट अगर हम लोग यहाँ पर कहते कि हमारे पास हमने यूज़ करने हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स कैन नॉट बी यूज्ड इन स्विच। स्विच में आप रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ नहीं कर सकते, ये स्विच का ड्रॉबैक है। तो होप सो आपको इफ एल्स इफ और स्विच स्टेटमेंट दोनों बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। देन हम थर्डली डिस्कस करने वाले हैं आज ब्रेक स्टेटमेंट को। तो ब्रेक का जैसे मैंने आपको बताया अभी भी इसमें कि ब्रेक क्या कर रहा है, अगर मेरे पास मैंने बताया मार्क्स हैं 75, तो उसने देखा कि ग्रेड क्या बनेगा, बी बनेगा। ग्रेड बी बनेगा, उसने ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद उसने जब ब्रेक को एग्जीक्यूट किया तो वो इन तमाम स्टेटमेंट्स को छोड़कर डायरेक्टली इस कंट्रोल को बाहर बॉडी से बाहर ट्रांसफ़र कर देता है, और इस तरह से कोई और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती। क्योंकि अगर वो 75 से ग्रेटर है तो फिर वो ग्रेड बी भी है, फिर वो ग्रेड सी भी है,
अगर वो नेक्स्ट पे आगे आ जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी। तो इसलिए उसने क्या किया, उसने बेसिकली इस चीज़ को निगलेक्ट करके ब्रेक स्टेटमेंट के ज़रिए से कंट्रोल को बॉडी से बाहर ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि उसने आउटपुट दे दी है। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। अगर हम लूप में यूज़ करें, हम इस सबको इरेज कर देते हैं और हम इसको लूप में यूज़ करके ट्राई करते हैं कि कैसे हम लूप में एक ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। मैं कहता हूँ फॉर एंड i इक्वल्स टू 1, i इज़ लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, मतलब i 5 दफ़ा जो है वो इंक्रीमेंट करेगा इस लूप को। देन आप बॉडी में आते हैं, आप राइट करते हैं सी आउट लेस देन हसन, देन लेस देन एंडल, देन आप राइट करते हैं सी आउट लेस देन राजा, देन आप इसको लेस देन एंडल से क्लोज कर देते हैं। अब आप अगर इसके दरमियान में डाल देते हैं अपना ब्रेक, BREAK ब्रेक, अब क्या होगा, जब वो फॉर बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, फॉर बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद जो ही अंदर कंट्रोल लेकर आएगा तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, आगे ब्रेक को एग्जीक्यूट करेगा। ब्रेक क्या करता है, बॉडी से बाहर कंट्रोल को ले देता है, मतलब ब्रेक इस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं होने देगा। तो आप जब आउटपुट निकालेंगे, मैं भी यहाँ पे इसको रन करता हूँ, आप मार्क्स वगैरह को हटा दें ताकि मार्क्स में ना आए। अब आप F9 प्रेस करते हैं, F9 से कंपाइल किया, देन आप F10 से इसको रन करेंगे। F10 से जब आप इसको रन करेंगे तो आपके पास आउटपुट क्या आई, हसन। अब देखें ब्रेक ने क्या किया, इस लूप ने तो 5 दफ़ा चलना था, वो एक दफ़ा क्यों चला, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट ने कंट्रोल को बाहर ट्रांसफ़र कर दिया, लूप टर्मिनेट हो गया। ये ब्रेक स्टेटमेंट का काम है। देन अगर मैं कहता हूँ मैं यूज़ करूँ कॉन्टिन्यू, क्योंकि इसमें आपने नेक्स्टली कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट को डिस्कस करना था, तो कॉन्टिन्यू को अगर हम पढ़ें तो कॉन्टिन्यू में आप क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर राइट कर देते हैं रादर देन कॉन्टिन्यू और ख़त्म कर देते हैं, तो क्या होगा, कॉन्टिन्यू इसको प्रिंट करेगा और यहाँ से कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देगा दोबारा लूप में, दोबारा लूप इंक्रीमेंट होगा, दोबारा यहाँ पे आएगा, मतलब वो इसको नहीं चलने देगा, लेकिन वो ऊपर वाली स्टेटमेंट को 5 दफ़ा एग्जीक्यूट करवाएगा। तो हम इसको भी देख लेते हैं। F9 से आप इसको कंपाइल करते हैं और जब आप F9 से कंपाइल करने के बाद आप F10 से इसको रन करेंगे तो आपके पास आ गया 5 दफ़ा हसन। तो देखिए इसने क्या किया, उससे जो नीचे स्टेटमेंट आ रही थी उसको एग्जीक्यूट नहीं होने दिया, बट उससे जो ऊपर स्टेटमेंट्स थी उस सबको बराबर जितनी दफ़ा उन्होंने एग्जीक्यूट होने दिया, जबकि ब्रेक जो है वो डायरेक्टली बॉडी के आउट कंट्रोल कर देता है। तो ये दोनों का यूज़ है। मैं यहाँ पर राइट भी कर देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू नो व्हेन वी यूज़ ब्रेक, तो ब्रेक क्या करता है, ट्रांसफर्स द कंट्रोल आउट ऑफ द बॉडी, और जो दूसरा है आपका कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट है, CONTINUE, कॉन्टिन्यू जो है वो क्या करता है, Now we will start functions. let the code above it be executed। तो ये दोनों का यूज़ है। What is a function? तो फंक्शन है बेसिकली अ पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम। तो अगर हमारे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं जिनको हम फंक्शंस कहते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं नीचे, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पर एक टेबल दे दिया गया है, तो हम कहते हैं हमारे पास टेबल के कितने पार्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी 3 लेग्स हैं और एक अपर पार्ट है इसका। तो इन सारे पार्ट्स को हम डिवाइड करें तो दीज आर 4 पार्ट्स। तो इस बड़ी प्रॉब्लम, मतलब अगर हमने टेबल को, एक स्टूल को बनाना है तो एक बड़ी प्रॉब्लम को हमने 4 छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। दीज 4 स्मॉल टास्क या सब टास्क हैं, इनको हम क्या कहते हैं, फंक्शंस कहते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो कह रहा है फंक्शंस आर लाइक सब टास्क, कि हम एक बड़े टास्क को छोटे सब टास्क में डिवाइड कर देते हैं, एक बड़े प्रोग्राम को छोटे सब प्रोग्राम्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हम उसको इजीली इवैल्यूएट कर सकें। तो दीज आर फंक्शंस। तो हम फर्स्टली अपने प्रैक्टिकल पर चलते हैं, कंपाइलर खोलते हैं। हमने कंपाइलर ओपन कर लिया और फर्स्ट ऑफ ऑल आज आप लोग देख रहे होंगे कि आफ्टर यूजिंग नेम स्पेस std मैंने मेन फंक्शन से पहले ये बहुत बड़ी ब्लैंक स्पेस छोड़ी हुई है। इसका रीज़न क्या है कि जो आपका फंक्शन है वो हमेशा आप मेन फंक्शन से पहले राइट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन राइट करने का सिंटेक्स क्या होता है, तो हम सिंटेक्स लिख लेते हैं, सिंटेक्स फॉर राइटिंग अ फंक्शन। तो फंक्शन कैसे आप राइट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे अपनी रिटर्न टाइप, कि फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है, इंट है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, क्या है, ये रिटर्न टाइप होती है। रिटर्न टाइप के बाद आप राइट करते होते हैं फंक्शन का नेम, तो आप लिख देते हैं फंक्शन नेम। देन फंक्शन नेम लिखने के बाद आप ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं और ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखते होते हैं आर्ग्यूमेंट्स, अगर आपने लिखनी है। ये ऑप्शनल है, आप ना भी लिखें तो प्रॉब्लम नहीं होती।
देन आप अंदर आते हैं, उसकी बॉडी बना लेते हैं। बॉडी बनाने के बाद इसमें आपने कोई भी कोड जो आपने एग्जीक्यूट करना है आप यहाँ पे लिख देते हैं कोड हेयर। ये है सिंटेक्स आपका फंक्शन राइट करने का। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी एग्जांपल को लेकर एक फंक्शन बना देते हैं। रिटर्न टाइप अगर आप कुछ नहीं रखना चाहते तो void यूज करेंगे। void का मतलब होता है नल, जीरो, कोई रिटर्न टाइप नहीं है। देन आप आर्गुमेंट्स भी कोई लेना नहीं चाहते। रीजन ये है कि मैं आपको बहुत बेसिक सा फंक्शन करवा रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो आप यहां पर भी कुछ भी नहीं लिखते, आप void भी लिख सकते हैं या कुछ भी ना लिखें, एक ही बात है। तो ये मतलब है ये नल है। फंक्शन का नेम हम रख देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फंक्शन बना रहे हैं अपना सम का, तो हम void सम लिख देते हैं। इसके अंदर कोड आप क्या लिख लेंगे, आप कोड लिख लेते हैं अपना। अगर आप पहले इनपुट लेंगे, आप कहते हैं इंट, एक लेते हैं ए, एक लेते हैं बी। देन आप यूज़र से कहते हैं कि यार ए के अंदर भी इनपुट कर दो वैल्यू और बी के अंदर भी इनपुट कर दो वैल्यू। लेकिन अब यूज़र को कैसे पता कि उसने वैल्यू इनपुट करनी है, तो आप उसको कमांड दे देंगे सी आउट लेस देन एंटर द फर्स्ट वैल्यू। देन सेम वे आप इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसी को नीचे पेस्ट कर देते हैं, एंटर द सेकेंड वैल्यू। अब आप एक बार नोटिस कर रहे हैं कि हमने इसमें देनी है आउटपुट। वो क्या है, सी आउट लेस देन सम इज, क्या सम होगा आपका, ए जो हमने लिया है और वो प्लस होगा किससे, बी से। तो दिस इज हाउ यू विल यूज योर फंक्शन। तो अब आप एक बात अंदाजा लगाएं, आपको क्या लगता है कि जब मैं इसको रन करता हूं, मैंने मेन फंक्शन में देखें कुछ भी नहीं लिखा, अगर मैं मेन फंक्शन के अंदर कुछ भी नहीं लिखता और इसको रन करता हूं तो ये प्रोग्राम चलेगा, मतलब ये आउटपुट देगा। तो हम ये भी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल F9 से इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल एंड सेव। तो ये क्या फंक्शंस का है, फंक्शंस नेम रख देते हैं, इसको सेव कर लेते हैं और हमारे सामने आउटपुट आ गई है जो कि ब्लैंक है। अब ये आउटपुट ब्लैंक क्यों है, इस चीज़ का आपको अंदाजा है। ब्लैंक इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने आउटपुट तो करवाई है लेकिन फंक्शन में करवाई है। आपकी आउटपुट वो आएगी जो आप मेन फंक्शन में करवाओगे। तो आप इस फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर करोगे कॉल। आप देखें बहुत मेजर कंसेप्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, आपने फंक्शन डिक्लेयर किया। फंक्शन क्या रख दिया, void, मतलब उसकी रिटर्न टाइप भी कोई नहीं रखी ताकि आपको इजी समझ आ जाए। आपने आर्गुमेंट भी कोई नहीं रखे, सिंपल एक फंक्शन नेम रख दिया और उस फंक्शन के अंदर एक कोड लिख दिया कि सम करना है तो इस तरह करना है। अब इससे क्या होता है, सम का जो पार्ट है वो इस प्रोग्राम से डिवाइड हो गया। इस फंक्शन के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर मैंने सिर्फ इसको कॉल करना है, तब वो आउटपुट देगा। कॉल कैसे करूंगा, उसी फंक्शन का नेम क्या है, सम, उसी फंक्शन का जो नेम है उसको मैं सेमी कॉलन के साथ ऐसे कॉल कर लूंगा बस। अब मैं इसको F9 से कंपाइल करता हूँ। F9 से कंपाइल करने के बाद जब मैं इसको F10 से रन करूंगा, हमने एंटर द फर्स्ट वैल्यू। तो फर्स्ट वैल्यू क्या होगी हमारे पास, मैं कह रहा हूँ 1 है। देन सेकंड वैल्यू क्या है, 2 है। तो इन दोनों का सम उससे फाइंड करना है। एंटर प्रेस करेंगे तो सम इज 3। कैसे किया हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक फंक्शन बनाया जिसको हमने सम का नाम दिया, उसी फंक्शन के अंदर वो सारा कोड लिख दिया जो हम एक सम के लिए लिखते थे। देन हमने क्या किया, मैंने आपको बताया वो आउटपुट नहीं देगा, तब तक नहीं देगा जब तक आप उसको मेन फंक्शन में कॉल नहीं करेंगे। तो आपने उस फंक्शन का नेम यहाँ पर सेमी कॉलन के साथ कॉल कर लिया। क्या इसको कहते हैं, कॉलिंग फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फंक्शन क्या करना है, राइट करना है। देन आपने क्या करना है, उसको मेन फंक्शन में कॉल करना है। दिस इज हाउ यू कैन मेक अ फंक्शन वर्क। देन इसी तरह आप इस प्रोग्राम में सम के साथ साथ एक और फंक्शन बनाना चाहते हैं, मल्टीपल फंक्शन बना सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। अब मैं एक और फंक्शन बनाने लगा हूं जो कि है मेरे पास सब्ट्रैक्शन का। तो मैं दोबारा करता हूँ void। अब ये क्या सब्ट्रैक्ट है, SUB लिख देता हूँ, सब्ट्रैक्ट SUB के बाद ब्रैकेट्स लगा दी मैंने, आर्गुमेंट्स कोई नहीं लिए और बॉडी में आ गया। अब यहाँ पर कोड लिखते हैं हम अपना फंक्शन का। तो कोड क्या होगा इसका भी सेम, ये सारा कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक। तो हम कि इनपुट हमने लेनी है एज इट इज, इनपुट ले ली। अब आपने क्या करना है, सी आउट लेस देन सब्ट्रैक्शन, क्या आता है रिजल्ट सब्ट्रैक्शन का, a माइनस बी। अब जब आप इसको क्लोज करके कंपाइल करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल F9, अब आपको एक बात याद रहनी चाहिए कि आपने इस फंक्शन को नीचे कॉल नहीं किया। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे इस फंक्शन के नेम को, इसको भी मेन फंक्शन में क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे और सेमी कॉलन लगा देंगे। इसको भी क्या कहते हैं आप, कॉलिंग फंक्शन। ठीक हो गया। अब आप इसको F9 से कंपाइल करते हैं, F10 प्रेस किया तो हमारे पास आउटपुट आ गई हमारी, एंटर द फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 है। देन सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो सम फाइंड करेगा, तो सम इज 4। देन वो अगेन कह रहा है एंटर द फर्स्ट वैल्यू, वो क्या होगी हमारे पास 1 है जैसे कि। देन एंटर द सेकंड वैल्यू, वो हो जाती है 2। तो -1 1 - 2 इज -1। तो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट भी आ गया और सम का रिजल्ट भी
हमारे पास आ गया। दिस इज हाउ यू कैन राइट फंक्शंस सिंपली। इससे आपका काम जो है वो डिवाइड हो जाता है इजीली। जो बंदा इसको रीड करेगा उसको समझ आ गया कि ये आपने सम का फंक्शन लगाया, ये सम की लॉजिक है, देन आपने ये सब्ट्रैक्शन का फंक्शन बनाया, ये सब्ट्रैक्शन की लॉजिक है। तो सो ऑन आप इस तरह से अनलिमिटेड फंक्शंस बना सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। समझ लिया, हम एग्जांपल लेते हैं। आपके पास बहुत से सब प्रोग्राम्स हैं, मैं सारे इसके अंदर लिख देता हूँ। देन आप फंक्शन बना सकते हैं पावर का। तो आप कहते हैं कि अगर हम स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं तो आपने क्या कह दिया, वॉइड स्क्वायर, एस क्यू नाम रख देते हैं इसका, स्क्वायर। तो स्क्वायर का फंक्शन में आपने पैरामीटर कोई नहीं देने, आर्ग्यूमेंट्स कोई नहीं देने, ब्रैकेट्स में आते हैं सीधा कोडिंग पे। तो स्क्वायर की लॉजिक क्या होगी, अगर हम उसी नंबर को उसी नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई कर दे तो उस नंबर का स्क्वायर होगा। तो मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनपुट लेनी पड़ेगी। इनपुट आप यहीं से कॉपी कर लेंगे अगेन। दो वेरिएबल्स की इनपुट आ गई। दो वेरिएबल्स की इनपुट को लेने के बाद आपने क्या करना है, स्क्वायर लगाना है। तो क्या होगा, सी आउट लेस देन लिखेंगे स्क्वायर। कैसे आएगा नंबर्स का लेस देन, जब उसी नंबर को आप ए को आप अगर उसी सेम नंबर से, आपको दो की इनपुट नहीं चाहिए, आपको एक की इनपुट चाहिए, तो आपने ए ले लिया और उसी नंबर को दोबारा उसी नंबर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड स्क्वायर। ये स्क्वायर की लॉजिक होगी। अब आप इसी फंक्शन को कॉल करने के लिए इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे और सेमी कॉलन जरूर लगाना है यहाँ पर आपने। इसको भी आप क्या कहेंगे, कॉलेंगे फंक्शन। ठीक हो गया। अब आप इसको F9 से रन करते हैं। हम स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं। अगर 4 का 4 एंटर करता हूँ मैं तो स्क्वायर किसका आ गया, 16। तो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक योर फंक्शंस। देखें एक ही प्रोग्राम में मैंने 3 फंक्शंस राइट कर दिए और वो कितना इजी हो गया मेरे लिए समझना कि ये सम का फंक्शन है, ये सब्ट्रैक्शन क्या है और ये स्क्वायर का है, सो ऑन। इस तरह से हम अपने एक बहुत बड़े प्रोग्राम को छोटी छोटी सब प्रोग्राम्स में डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम फंक्शन की एक और एग्जांपल लेते हैं। फंक्शन में आप फाइंड कर सकते हैं वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड, उसको हम टेस्ट फंक्शन कहते हैं, टेस्ट फंक्शन। तो टेस्ट फंक्शन में भी आपने सेम ऐसे ही नाम रख दिया, टेस्ट। देन आप आते हैं बॉडी में। तो बॉडी में आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक नंबर ले लेंगे, इंट ए। देन आपने क्या करना है, उस नंबर में इनपुट करवानी है सीन ग्रेटर देन ए। आपने यूज़र से कहा यार कि यूज़र को कमांड दे दी कि सी आउट एंटर आ नंबर, देन जो भी नंबर वो इनपुट करेगा वो ए में स्टोर हो गया। अब आपने नंबर ए को टेस्ट करना है। तो मैंने आपको इफ़ यूज़ करवाया था सेकंड लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर हम एक नंबर को डिवाइड करते हैं 2 पे और उसका रिमाइंडर आता है इक्वल टू 0, इसका बेसिक मतलब ये है कि वो क्या है, इवन नंबर है। तो आप कहोगे नंबर इज इवन। और अगर ये ट्रू ना हुई तो मैंने आपको क्या बताया था, क्या यूज़ करेंगे, एल्स। एल्स में जो भी चीज़ होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये ट्रू ना हुई तो वो क्या हो जाएगा, सी आउट नंबर इज ऑड। ओके। और अब आप इसको क्लोज करते हैं। ये आपका जो है फंक्शन बन गया। अब आप फंक्शन का जो नेम है उसको कॉपी करेंगे यहाँ से और उसको कहाँ पे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे मेन में, क्योंकि मेन में कॉल नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। मेन में कॉल किया आपने और सेमी कॉलन लगा दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो हैं वो आपके पास होते हैं एज द नेम सजेस्ट ऑल द इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। एक प्रोग्राम को रन करने से पहले हम जो उसको फाइल्स जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि उसने प्रोग्राम्स को कैसे रन करना है, दैट इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। तो अगर हम कंपाइलर पर चलते हैं तो मैं आपको कंपाइलर पर दिखाता हूँ कि वी यूज टू राइट #include iostream। दिस इज अ टाइप ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो आपके पास 2 टाइप के होते हैं। वन इज इंक्लूड। कितनी टाइप्स हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की, 2 टाइप्स हैं। एक है आपके पास इंक्लूड प्री प्रोसेसर जो हमने अभी यहाँ पर डेव C++ में यूज़ किया है, #include iostream। देन इंक्लूड करता क्या है, इंक्लूड इज यूज टू इंक्लूड अ हेडर फाइल इन अ प्रोग्राम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप iostream लिखते हैं, आप यहाँ पर एक और हेडर फाइल होती है conio.h, तो आप लिख सकते हैं conio.h। अब इनका बेसिक मतलब क्या है, iostream एक हेडर फाइल है जिसकी बेसिक डेफिनेशन है इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम। क्या है iostream, फॉर इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस जैसे सी आउट, सी इन एक्सेट्रा, ये सारे फंक्शंस जो हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसी तरह आपके पास एक और है, एक और मैं हेडर फाइल इंक्लूड कर देता हूँ, दैट इज conio.h। तो अब इसमें आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ये है बेसिकली कंसोल, इनपुट एंड आउटपुट। इस तरह से बहुत सी सो ऑन हेडर फाइल्स हैं आपके पास, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम आगे चलें तो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है डिफाइन प्री प्रोसेसर। तो अब डिफाइन क्या करता है, एज द नेम सजेस्ट डिफाइन
ये क्या करता है, एक कांस्टेंट वैल्यू को डिफाइन कर देता है। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास पाई की वैल्यू होती है 3.1416। अब कंप्यूटर को नहीं पता, तो अगर मैंने पाई को यूज़ करना है तो मैं उसको ऊपर इंक्लूड के बाद डिफाइन कर दूंगा। तो क्या करूँगा मैं, हैशटैग जिस तरह इंक्लूड लिखते हैं वैसे आप लिख देंगे डिफाइन, उसके बाद नाम आप क्या रख रहे हैं पाई, और पाई की वैल्यू क्या रख रहे हैं 3.1416 सो ऑन, कुछ भी रखना चाहते हैं। अब इसका बेसिकली सिंटेक्स क्या हुआ, मतलब इसका सिंटेक्स आपके पास हो गया कि आप लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हैशटैग डिफाइन, उसके बाद आपने कोई भी नाम रखना है जो नेम आइडेंटिफायर का, और उसके बाद आपने कोई भी वैल्यू रखनी है तो वो कांस्टेंट वैल्यू, और इस तरह से आप किसी भी वैल्यू को एक प्रोग्राम के अंदर डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग द डिफाइन प्री प्रोसेसर। ये हो गए दो टाइप के प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। देन हम आगे चलते हैं, हमारे पास है लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर ग्लोबल वेरिएबल्स। तो ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, अगर मैं यहाँ पर देखिए मैं मेन फंक्शन राइट कर देता हूँ, नेम स्पेस std एंड एंड मेन। अब आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि ग्लोबल वेरिएबल बेसिकली मीन्स कि मैं मेन से बाहर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ। मैं कहता हूँ इंट x इज इक्वल्स टू 1। अब ये क्या है, मेन फंक्शन से बाहर है। जब भी आप मेन फंक्शन से बाहर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो दैट इज ग्लोबल वेरिएबल। और अगर आप मेन फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो क्या होगा, मैं कहता हूँ सच दैट इंट a इज इक्वल्स टू 10 है, तो दैट इज लोकल वेरिएबल। कमेंट डालकर लोकल वेरिएबल, ठीक हो गया। अब इसी तरीके से आप आगे स्टडी कर रहे हैं सिंपल कॉलिंग ऑफ फंक्शन एंड कॉल बाय वैल्यू। तो एज यू रिमेंबर हमने कल फंक्शन राइट किया था सम का, तो हम वही फंक्शन यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। मेन फंक्शन से बाहर हम फंक्शन लिखते होते हैं, तो मैं कहता हूँ ये रहा आपका फंक्शन जो हमने कल राइट किया था सम के बारे में। जिसने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी फंक्शंस के बारे में, वो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शंस की वो वीडियो देखा है, देन उसके लिए ये लेक्चर बहुत इजी होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक कल फंक्शन राइट किया था सम का, तो हम इस सम के फंक्शन को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। और ये फंक्शन जो है हमने मेन बॉडी के अंदर कॉल किया था। कैसे कॉल किया था, फंक्शन का नेम हम यहाँ से कॉपी करते थे और इसी नेम को हम नीचे पेस्ट करके साथ सेमी क्लोजन से कॉलन से क्लोज करते थे। अब आप ये बात नोटिस करेंगे, इसको हम कहते थे कॉलिंग। ये होती है सिंपल कॉलिंग, जब एक फंक्शन को हम सिंपली कॉल कर देते हैं, सिंपल कॉलिंग ऑफ फंक्शन। अब वो आपको कह रहा है कि सिंपल कॉलिंग के साथ आपने डिस्कस करना है कॉल बाय वैल्यू। व्हाट इज कॉल बाय वैल्यू? तो मैंने बताया था कि इसके अंदर आप क्या राइट करते होते हैं, पैरामीटर्स। तो अगर मैं पैरामीटर रख लेता हूं इंट a, ठीक है, तो अब इंट a कोमा यहां पर एक और रखता हूं इंट b। अब क्या होगा कि मैं यहां पर कॉल बाय वैल्यू कर सकता हूं, मतलब सम को 10,10। अब मैंने वैल्यू उसको प्री डिफाइंड दे दी, मतलब मैंने उसको पहले से वैल्यू क्या दे दी, a में भी 10 b में भी 10। अब वो यहां पर 10 यूज कर लेगा, अब उसको इनपुट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम इसको रन करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कंपाइल करते हैं, तो हमारे सामने आउटपुट आ गया हमारे सामने 20। क्यों? क्योंकि मैंने इसको कॉल बाय वैल्यू पहले ही कर दिया। कितनी वैल्यू दे दी, 10 और 10। अगर आप इसको भी कम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं कि आप वैल्यू यहाँ लेना चाहते हैं, आप कहते हैं यहाँ पे आप राइट लेट कर लेते हैं आपका a, और यहाँ पर आप लेट कर लेते हैं, सॉरी a नहीं, आप लेट कर लें x, एंड देन यहाँ पे लेट कर लें y। देन आप यहाँ पर यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं। अगर आप कहते हैं कि हम इसको जरा यूजर इंटरेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट x एंड y, देन यूजर से आप इससे इनपुट लेंगे सी इन ग्रेटर देन x, एंड देन सेम वे सी इन ग्रेटर देन y। देन आपको मैंने बताया था कि यूजर ने इनपुट करनी है, तो यूजर को एक कमांड दे देते हैं सी आउट एंटर द वैल्यू इन फर्स्ट var। देन सेम वे आपने इसी चीज़ को क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है, और कॉपी करके यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको पेस्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट की जगह सेकेंड var। देन जब आप इसको रन करते हैं F9 से कंपाइल करने के बाद, देखिए आपके पास आउटपुट आ गई है एंटर द फर्स्ट वैल्यू। तो फर्स्ट वैल्यू आपकी हो जाती है, समझ लें 12। देन सेकंड वैल्यू आप कह लेते हैं 13, तो आंसर क्या आ गया 25। तो इसको आप कहते हैं कॉल बाय वैल्यू, कि आप मेन फंक्शन से वैल्यू बेचते हैं और ऊपर से आप आउटपुट ले लेते हैं। तो दिस इज कॉल बाय वैल्यू। क्या कर रहे हैं आप, हम ये सिंपल कॉलिंग की बजाय कॉल बाय वैल्यू। वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर बेसिक अरेज। तो एज यू नो कि अगर हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का या बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का डाटा एंटर करना हो, तो मोर देन 100 और मोर देन 200, तो उस तरह से क्या होता है आपके पास कि आपके पास एक लॉजिक है कि आप अरेज को यूज़ करते हैं। रीज़न ये है कि ये मोर कंसाइज एंड लेस टाइम टेकिंग है। अदरवाइज आप अलग अलग एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे और इवेलुएट करेंगे, तो वो बहुत डिफिकल्ट है एंड इलॉजिकल है और कंसाइज भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अरेज को डिस्कस करते हैं कि बेसिक अरेज क्या होती हैं। तो स्टार्ट लेते हैं बिल्कुल बेसिक से। आपको पता होना चाहिए हाउ कैन यू राइट एन अरे।
तो हाउ कैन यू राइट फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आप कैसे राइट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा टाइप कि उसकी डाटा टाइप क्या है। डाटा टाइप राइट करने के बाद आपने राइट करना होता है अरे का नेम, कि अरे का नेम आप क्या डिक्लेयर करना चाहते हैं, देन उसके पैरामीटर्स की कितनी वैल्यूज आप स्टोर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 100 करना चाहते हैं, 10 सो ऑन एंड सेमीकोलन। दिस इज हाउ यू कैन राइट एन अरे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नीचे इसके राइट कर लेते हैं। डाटा टाइप का मतलब है आप राइट कर सकते हैं एंड, देन अरे नेम का मतलब है आप रख लेते हैं ए नेम उसका रख लेते हैं, देन आप कितनी वैल्यूज को स्टोर करना चाहते हैं, स्टार्टिंग में हम क्या लेते हैं, हम 3 वैल्यूज को स्टोर करना चाहते हैं। ये आपकी अरे जो है वो डिक्लेयर हो जाएगी। अब आप अरे में वैल्यूज कैसे देते हैं, अरे में इनपुट एंड आउटपुट कैसे करते हैं। तो अरे में इनपुट एंड आउटपुट जो है वो मैंने 3rd नंबर पे रखा है। रीजन ये है कि आपको इंडेक्सेस का पहले आइडिया होना चाहिए कि व्हाट आर इंडेक्सेस। आपको इंडेक्सेस का आइडिया हो जाएगा तो इनपुट एंड आउटपुट वेरी इजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्सेस क्या होते हैं, तो इंडेक्सेस की बात करें तो इंडेक्सेस हैं आपके, फॉर एग्जांपल मैं अगर एक वैल्यू ले रहा हूँ ए ऑफ 3 में आपके पास काउंटिंग स्टार्ट होगी 0 से, तो कितने मेमोरी वेरिएबल्स होंगे इसके अंदर, 0, 1 एंड 2। ठीक है, क्या होगा कि आप ए ऑफ 3 डिक्लेयर कर रहे हो तो वो रैम के अंदर ना 3 बॉक्सेस बना लेगा, एक को कहेगा ए ऑफ 0, एक को कहेगा ए ऑफ 1, एक को कहेगा ए ऑफ 2। काउंटिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होगी, 0 से। तो हमेशा आप यहाँ पे जो इंडेक्स रखेंगे उससे एक कम वैल्यू वाला इंडेक्स यहाँ पर मौजूद होगा, लेकिन काउंटिंग में वो उतनी होगी। यहाँ पे इसको काउंट करें 1, 2 एंड 3। तो दीज आर इंडेक्सेस। अब ये इनपुट एंड आउटपुट में बहुत मेजर रोल अप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बात करें इनपुट की, तो इनपुट को मैं अगर यहाँ पे जैसे इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ, यहीं पे मैं इनपुट इसकी कर लूंगा। ये बहुत कंसाइज वे है। क्या करना है आपने इनपुट के लिए, इनपुट में आपने आगे इसकी ब्रैकेट लगाकर इसको आउटपुट दे देनी है। कैसे, इनपुट में आपने इसके आगे ब्रैकेट लगाकर इसको इनपुट दे देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर 0 में आप स्टोर करना चाह रहे हैं, 0 में आप क्या स्टोर करना चाहेंगे, आप कहते हैं 1। देन आप किस में स्टोर करने लगे हैं, 1 में। 1 में आप क्या स्टोर करना चाहेंगे, 2। देन आप 2 में स्टोर करने लगे, आप क्या स्टोर करना चाहेंगे, 3। 3 वेरिएबल्स हो गए, ये खत्म हो गया। इनपुट में तो देखिए इंडेक्सेस का इतना मामला नहीं आया, बस आपको आइडिया था कि आपने 0 में ए ऑफ 0 में ये स्टोर कर दिया, ए ऑफ 1 में ये स्टोर कर दिया, ए ऑफ 2 में। अब अगर आप आउटपुट की बात करेंगे ना, तो आउटपुट जो है वो कंप्लीटली इसी पे बेस्ड है। कैसे, आप कहते हैं सी आउट, आपने वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। किसकी वैल्यू डिस्प्ले करवानी है आपने, आप कहते हैं मैंने फर्स्ट मेमोरी वेरिएबल, वो क्या है, ए ऑफ 0 है, तो आप राइट करेंगे ए ऑफ 0। अगर आप ए ऑफ 1 राइट करेंगे तो वो ये डिस्प्ले करेगा, ठीक है। और ए ऑफ 3 पे आपको एरर देगा क्योंकि ए ऑफ 3 तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। 3 है तो आप 2 तक वैल्यूज आपके पास स्टोर होंगी, मतलब इंडेक्सेस जो है वो आपके पास कहां तक होंगे, 0, 1, 2, क्योंकि काउंटिंग जो है सी में कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। देन आप ए ऑफ 0 लिखते हैं और आप इसको आउटपुट करते हैं। F9 से हम इसको करते हैं कंपाइल, तो आप देख सकते हैं हमारे पास आउटपुट आ गई है 1। 1 कहां पर स्टोर किया था हमने, 1 स्टोर किया था हमने ए ऑफ 0 में, तो वहां पर आपकी आउटपुट आ गई 1। तो इसी तरह अगर आप आउटपुट करवाना चाहते हैं इंडेक्स को यूज करके, अब आप यहाँ पे ए ऑफ 1 लिख देते हैं। 1 में क्या स्टोर है, ए ऑफ 1 में आपके पास स्टोर है 2, तो आप F9 प्रेस करते हैं, F9, तो आपकी आउटपुट आपके सामने आ गई है, क्या है, 2 है। तो इसी तरह से आप आउटपुट को राइट कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्सेस। इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। देन नेक्स्टली फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कवर किया कि बेसिक एरियाज को हम कैसे राइट करते हैं, हम लोग कैसे उसका सिंटेक्स राइट करते हैं, कैसे उनको डिक्लेयर करते हैं। देन इंडेक्सेस के बारे में पढ़ा कि हम कैसे इनपुट एंड आउटपुट कर सकते हैं, वही इनपुट एंड आउटपुट को हमने डिस्कस कर लिया बेसिक एरियाज के अंदर। अब वो कह रहा है यूज लूप्स इन अरेज और उसी से इनपुट एंड आउटपुट करके दिखाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद हो मैंने आपको फॉर एंड वाइल लूप, टू वाइल लूप बहुत डिटेल में पढ़ाए थे, तो हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं इरेज। अब देखिए आपने लूप्स को यूज करना है अरे के अंदर। मैं कहता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक अरे डिक्लेयर कर देता हूं, एंड अरे ऑफ कितने एलिमेंट्स हो उसके अंदर, समझ लें 5 ही हो, हम लंबा नहीं करते उसको। अरे ऑफ 5 एलिमेंट्स। अब आप चाहते हैं कि ये यूजर इंटरेक्टिव हो, मतलब है यूजर जो है इसमें इनपुट करे। अब यूजर इनपुट करेगा यूजिंग लूप्स। अब हम राइट करते हैं 4, लूप लगा रहे हैं, तो लूप में फर्स्ट ऑफ ऑल काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी, i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगी। काउंटिंग कहां तक जानी चाहिए, i इज लेस देन इक्वल टू 4 जानी चाहिए। क्यों, क्योंकि अब 5 नहीं, अब 0 से स्टार्ट हो रहा तो कितना होगा, 4 होगा। ये बात याद रखनी है आपने, और हमेशा i में इंक्रीमेंट होगा i प्लस प्लस। देन आप 4 की बॉडी के अंदर आते हैं, उसके अंदर आप उसको बताते हैं कि उसने इनपुट करना है सी इन ग्रेटर देन किस में इनपुट करना है, अरे में। और अरे के अंदर जो आप इनपुट रखें उसमें आई आ जाएगा, एक बारी 0 में पुट करेगा, एक बारी 1 में, एक बारी 2 में। अब इसमें यूजर को कैसे पता कि वो इनपुट कर रहा है, तो यूजर को आपने कमांड देनी है सी आउट लेस देन एंटर द वैल्यू एट अरे। अब देखिए उसको कैसे पता कि कौन सी अरे में कौन सी वैल्यू में वो स्टोर कर रहा है, तो आप कहोगे एट अरे, फिर आप इसको क्लोज कर दोगे। वैल्यू डिस्प्ले करनी है आपने, तो वैल्यू को कैसे डिस्प्ले करते होते हैं, एज यू रिमेंबर मैंने बताया था, विदाउट आप उसके लिखते होते हैं उसको डबल ब्रेसेस की। आप कहते हैं वैल्यू डिस्प्ले करनी है आई की, आई और लेस देन एंडर।
ये हो गया। इस तरह यूज़र को आइडिया होगा कि वो अरे 0 में स्टोर कर रहा है, फिर अरे 1 में स्टोर कर रहा है, अरे 2 में स्टोर कर रहा है, अरे 3 में, इसलिए उसके लिए भी आसानी हो जाएगी। देन इनपुट के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनपुट करवा लीजिए, देन मैं आपको आउटपुट का बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है इनपुट फंक्शन आपका। इनपुट फंक्शन के बाद आप आउटपुट की बात करते हैं, आई इज 0 इसी तरह चले लूप 4 दफ़ा, और सी आउट करे द वैल्यू एट, जो वैल्यू स्टोर कर दिए यूज़र ने, एट अरे ऑफ दिस इज, ये क्या हो जाएगा आपका आउटपुट फंक्शन। और किया क्या है उसमें, उसमें जो वैल्यू है वो उसकी आउटपुट में बाहर आ जाएगी। आप साथ यहाँ पे लिख देंगे लेस देन ARR ऑफ आई, लेस देन एंडल। रन करते हैं तो वो कह रहे हैं एंटर द वैल्यू एट अरे 0, मैं 1 स्टोर करना चाहता हूँ, देन अरे 1 2 स्टोर करना चाहता हूँ, अरे 2 3 स्टोर करना चाहता हूँ, अरे Now we 3 will start 4 sample और programs for अरे 4 arrays. 5, मतलब 5 वैल्यूज मैंने इसमें स्टोर कर दी हैं। एंटर करने के बाद वो बता रहा है कि वैल्यू एट अरे 0 कितनी है 1, वैल्यू एट अरे 1 कितनी है 2, सो ऑन, वो सारी अरेज की वैल्यू बता रहा है। दिस इज हाउ यू कैन यूज लूप्स इन एन अरे फॉर इनपुट आउटपुट। डिस्कस करने वाले हैं हाउ कैन वी फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर इन एन अरे। तो फर्स्ट वी राइट फाइंडिंग मैक्स एलिमेंट इन एन अरे। तो मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करने के लिए यू विल राइट योर हेडर फाइल्स यूजिंग नेम स्पेस std एंड योर मेन फंक्शन। अब हम मेन फंक्शन के अंदर आ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिक्लेयर करेंगे अपनी अरे को। तो मैं एक अरे डिक्लेयर कर लेता हूँ ए नेम से, और उसमें 10 एलिमेंट्स रख देता हूँ कि मैं 10 एलिमेंट्स को मैक्सिमम इसमें स्टोर कर सकता हूँ। हो सकता है कि यूज़र उसमें 3 एलिमेंट्स स्टोर करना चाहे, 4 करना चाहे, सो ऑन, इट्स अप टू द यूज़र। तो देन मैं एक इंट वेरिएबल ले लेता हूँ जो कि है मैक्सिमम का। इस मैक्सिमम में मैं कंपेयरिंग के लिए वैल्यू स्टोर करूँगा। देन आई विल यूज़ आई एंड देन आई विल यूज़ एन। तो आई है मेरे पास फॉर लूप चलाने के लिए, जिससे मैं अरे में इनपुट्स ले सकता हूँ, आउटपुट्स दे सकता हूँ, सो ऑन, कंडीशन चेकिंग कर सकता हूँ। इसके साथ साथ एन में इसलिए ले रहा हूँ कि मैं यूज़र से इनपुट लूँगा कि कितनी एलिमेंट्स उसको अरे के अंदर स्टोर करनी है। देन लेट्स राइट सी इन राइट करने के बाद यूज़र को कैसे पता कि उसने कोई इनपुट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको एक ऊपर कमांड दे देता हूँ जो कि है सी आउट एंटर द साइज ऑफ द अरे, कि कितने एलिमेंट्स उसने अरे के अंदर स्टोर करवानी है। देन जब वो यूज़र उसको इनपुट कर देगा, उसके बाद आई वॉन्ट टू इनपुट द वैल्यूज़ इन द अरे। तो वैल्यूज़ किस में स्टोर होंगी, यूजिंग अ लूप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल यूज़ 4, और 4 में हम आई को यूज़ करेंगे। आई स्टार्ट होगा आपके पास हमेशा नॉट 1, 0 से स्टार्ट होगा, और 0 से स्टार्ट होने के बाद वो लेस देन n तक जाएगा। n का मतलब है जितनी एलिमेंट्स यूज़र ने दे चुकी हैं उतनी उससे एक लेस रहेगा, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, और यूज़र ने क्या एस्टिमेट दिया है 1 से स्टार्ट होने वाला, तो उसकी काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, तो उस नंबर से एक नंबर लेस होगा हमेशा। ये इंडेक्सेस भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की हैं, तो काइंडली वॉच द प्रीवियस लेक्चर फर्स्ट। सो हम लोग फॉर लूप को यूज़ करेंगे, एंड फॉर लूप की बॉडी के अंदर हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे जिसे हम इनपुट करने वाले हैं। वो तमाम एलिमेंट्स जो हमें अरे के अंदर इनपुट करनी है, वो सारा कुछ भी यूज़र ही करेगा। तो मैं इसमें लगाता हूँ सी इन ग्रेटर देन ए ऑफ आई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए ऑफ 0 में वैल्यू स्टोर होगी, देन ए ऑफ 1, देन ए ऑफ 2, सो ऑन। जितने यूज़र इनपुट करता है एन के अंदर एलिमेंट्स, कितनी एलिमेंट्स मुझे अरे के अंदर चाहिए, उतनी इनपुट्स हम यहाँ पर ले लेंगे रिस्पेक्टिवली। देन हम लोग उसको यूज़र को भी आइडिया होना चाहिए कि उसने इसके अंदर वैल्यू इनपुट करनी है, तो उसको एक कमांड दे देंगे कि एंटर द वैल्यूज़ और एलिमेंट्स इन एन अरे। अब हमने क्या करना है कि हमने मैक्सिमम वेरिएबल जो हमने ऊपर डिक्लेयर करना था उसको यूज़ करना है। तो क्या किया हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैक्स ऊपर डिक्लेयर किया हमने उसको इक्वल कर लिया हमने, इक्वलेंट टू ARR ऑफ 0, मतलब है किसी भी वैल्यू के हमने इसको इक्वल ऐड कर दिया। अब रीज़न ये है कि जब मैंने उसको ARR ऑफ 0 की इक्वल ऐड कर लिया, मैं सपोज़ करता हूँ कि इसके अंदर मैंने 1 स्टोर किया हुआ है ARR ऑफ 0 में, तो क्या होगा कि जब मैंने अरे ऑफ 0 मतलब अरे के इंडेक्स 0 में मैंने 1 स्टोर किया होगा, तो मैक्स जो है वो 1 डिक्लेयर हो जाएगा। अब मैं एक लूप यूज़ कर लूँगा जो मैंने ऊपर यूज़ किया, उसी को कॉपी कर लेते हैं। देन इसको हम नीचे पेस्ट करते हैं ताकि हम एक्स्ट्रा वेरिएबल्स को ना यूज़ करें। देन हम उसकी बॉडी में आकर यहाँ पर कंपेयरिंग करेंगे कि मैक्स की एलिमेंट जो हमने लेट कर ली है वो कहीं दूसरी एलिमेंट्स से छोटी तो नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इफ़ कंडीशन यानी डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके ये डिटरमिन करेंगे वेदर हमने जो मैक्स लिया है एलिमेंट वो मैक्सिमम है भी या नहीं है। तो अगर वो नहीं होगा तो दूसरी एलिमेंट जो है जो कि उससे बड़ी आएगी वो उसको मैक्सिमम कंसिडर कर लेगा। इस तरह वो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के बाद अपनी जो एग्जैक्ट मैक्सिमम वैल्यू है उसको फाइंड कर लेगा। देन लूप से बाहर आने के बाद मैक्सिमम वैल्यू को हम आउटपुट कर लेंगे, और इस तरह से हमारे प्रोग्राम की आउटपुट आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आउटपुट में मेरे से पूछ रहा है कि कितने एलिमेंट्स चाहिए मुझे अरे के अंदर, तो मैंने कह दिया 4। उसके बाद मैं 4 की वैल्यूज़ को स्टोर करता हूँ 1 2 3 एंड 4। तो मैक्सिमम एलिमेंट क्या है
4 है तो उसने बता दिया कि मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द एरे इज़ 4. So this is basically how you can use this program to find the maximum element in an array. Now, as I told you before in the starting, कि after discussing that how can you find the maximum element in an array, we'll be able to find the minimum value also. तो आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ हमने maximum variable को इस्तेमाल किया है, same as you'll use the minimum variable. एक छोटा सा कंडीशन या लॉजिक में चेंज आएगा, जितने भी पहले वेरिएबल्स हैं आप उसको चेंज कर लेते हैं, जितने भी मैक्सिमम हैं हम उनको मिनिमम में कन्वर्ट कर लेते हैं. देन कंडीशन में चेंज ये आएगा कि आपने इफ़ में लगाया है मैक्स इज़ लेस दैन, तो जब भी मिनिमम आएगा तो मिनिमम वुड बी ग्रेटर देन ए ऑफ आई, तो मिनिमम वुड बी ग्रेटर का साइन यहाँ पर दरमियान में आ जाएगा. बाकी सारा का सारा प्रोग्राम वही रहेगा और उसी तरह से आप उसको आउटपुट करवा देंगे और आप लोगों की आउटपुट आपके सामने आ जाएगी. सो एज़ यू कैन सी हमारी आउटपुट आ गई है और फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एरे का साइज पुट कर दिया 2, वैल्यू स्टोर करवाई 1 and 2, तो मिनिमम वैल्यू जो है वो मेरे पास आ गई 1. सो दिस इज़ हाउ यू कैन फाइंड द मिनिमम वैल्यू एंड द मैक्सिमम वैल्यू इन एन एरे. इफ़ यू आर फेसिंग एनी क्यूरीज you can tell us in the comment section also. We'll see you in the next video. Thank you. Subscribe the channel. Allah Hafiz. Khuda Hafiz.